सदियों तक मानवीय विचारों की गति बस इतनी ही थी। यह साल 1440 है। यूरोप खामोश है। ज्ञान एक विलासिता है जो मठों की ऊंची दीवारों और शाही पुस्तकालयों के भारी दरवाजों के पीछे कैद है। एक किताब की नकल करने में एक लेखक को 1 साल की मेहनत लगती है। 50 किताबों का पुस्तकालय सोने से भी बड़ा खजाना माना जाता है। लेकिन पवित्र रोमन साम्राज्य की परछाइयों में एक असफल आईना निर्माता और सुनार एक ऐसी मशीन के साथ प्रयोग कर रहा है जो इस खामोशी को तोड़ देगी। वह जानकारी की धारा को बाढ़ में बदलने वाला है, और ऐसा करते हुए वह अनजाने में ही मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों को जन्म देगा। मेंज, जर्मनी, 15वीं सदी का मध्य। जोहान गुटेनबर्ग एक ऐसा व्यक्ति है जिसे पैसों की सख्त जरूरत है। वह अपना काम उन निवेशकों से छिपा रहा है जो मुनाफा मांग रहे हैं। लेकिन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग का आविष्कार शून्य से नहीं कर रही हैं। हमें यहां सटीक होना होगा। सदियों पहले बी शेंग जैसे चीनी अन्वेषकों ने मिट्टी का उपयोग करके मूवेबल टाइप विकसित किया था। 1200 के दशक तक कोरियाई कारीगर धातु से छपाई कर रहे थे। लेकिन ये आविष्कार दूर तक नहीं गए और न ही उन्होंने इस प्रक्रिया का मशीनीकरण किया। गुटेनबर्ग की प्रतिभा केवल विचार में नहीं बल्कि संश्लेषण में थी। वह 15वीं सदी के हेनरी फोर्ड थे। वह 3 अलग अलग तकनीकों को जोड़ते हैं। पहला, धातुकर्म। अपने सुनार कौशल का उपयोग करते हुए वह एक अनूठी मिश्र धातु बनाते हैं, सीसा, टिन और एंटीमनी। यह कम तापमान पर पिघलती है लेकिन हजारों छापों को बिना मुड़े सहने के लिए पर्याप्त कठोर होती है। दूसरा, स्याही। लेखकों की पानी वाली स्याही धातु के अक्षरों से बह जाती। गुटेनबर्ग एक तेल आधारित वार्निश बनाते हैं, चिपचिपा, जीवंत और स्थायी। यह धातु से तारकोल की तरह चिपक जाता है। और अंत में प्रेस। वह राइनलैंड की वाइन प्रेस के पेंच तंत्र को अपनाते हैं। अंगूरों को कुचलने के बजाय वह कागज को स्याही के खिलाफ दबाते हैं। इसका परिणाम है गुटेनबर्ग बाइबिल। 1455 में पूरी हुई, सौंदर्य की दृष्टि से पूर्ण। लेकिन बाइबिल की सुंदरता क्रांति नहीं थी। क्रांति थी इसकी मात्रा। 60 वर्षों तक प्रेस धीरे धीरे फैलता है, लेकिन 1517 में मशीन को अपना ईंधन मिल जाता है। मार्टिन लूथर, एक मोहभंग हुआ भिक्षु, अपने 95 थीसिस का मसौदा तैयार करता है। चर्च के भ्रष्टाचार की आलोचना। पुरानी दुनिया में यह दस्तावेज विटेनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर ही रह जाता। मुट्ठी भर स्थानीय लोग इसे पढ़ते और फिर यह सड़ जाता। लेकिन प्रिंटर नई सामग्री के भूखे लूथर के शब्दों की नकल करते हैं। वे उनका अनुवाद लैटिन से जर्मन में करते हैं, आम लोगों की भाषा। 2 सप्ताह के भीतर लूथर के विचार पूरे जर्मनी में फैल गए। 1 महीने के भीतर वे पूरे यूरोप में हैं। यह दुनिया की पहली वायरल घटना है। चर्च का सत्य पर एकाधिकार था क्योंकि उत्पादन पर उनका एकाधिकार था। वे लेखकों को नियंत्रित करते थे। वे मंच को नियंत्रित करते थे। प्रेस ने इन पहरेदारों को दरकिनार कर दिया। लूथर ने प्रिंटिंग को ईश्वर का सर्वोच्च और चरम अनुग्रह कहा। इसने एक धार्मिक विवाद को प्रोटेस्टेंट सुधार में बदल दिया, कैथोलिक चर्च की शक्ति को तोड़ दिया और यूरोप को विचारों और लोहे के युद्ध में झोंक दिया। जबकि प्रेस धर्म को तोड़ रहा था, वह विज्ञान को एक साथ जोड़ने में व्यस्त था। प्रिंट से पहले विज्ञान को एक घातक दोष का सामना करना पड़ा, डेटा का भ्रष्टाचार। यदि कोई भिक्षु किसी स्टार चार्ट या शरीर रचना के चित्र की नकल करता तो वह अनिवार्य रूप से गलतियां करता। एक लेखक 4 के बजाय 3 कक्षों वाले दिल की नकल कर सकता है। अगला लेखक उस त्रुटि की नकल करता है। समय के साथ ज्ञान का ह्रास होता जाता है। प्रेस ने बहाव की समस्या को हल किया। जब निकोलस कोपरनिकस 1543 में डी रिवोल्यूशनिबस प्रकाशित करते हैं तो हर एक प्रति एक समान होती है। प्रतियों के अराजक प्रसार की जगह मानकीकृत डेटा ले लेता है। इसने कुछ पूरी तरह से नया करने की अनुमति दी, पीयर रिव्यू। प्राग का एक खगोलशास्त्री पीसा के खगोलशास्त्री के गणित की जांच कर सकता था क्योंकि वे बिल्कुल समान संख्याओं को देख रहे थे। टाइको ब्राहे
केपलर, गैलीलियो वे अलगाव में काम नहीं कर रहे थे। वे पूरे महाद्वीप में एक संवाद कर रहे थे जो समान डेटा के तेजी से आदान प्रदान से प्रेरित था। प्रिंटिंग प्रेस के बिना वैज्ञानिक क्रांति असंभव है। विज्ञान को तथ्यों के संचय की आवश्यकता होती है। प्रेस ने वह अलमारी प्रदान की जिस पर उन तथ्यों को एक के बाद एक रखा जा सकता था, सितारों तक पहुंचते हुए। लेकिन शायद सबसे गहरा बदलाव सितारों में नहीं बल्कि बटुए में था। 1400 के दशक में एक पांडुलिपि की कीमत एक खेत के बराबर थी। 1500 के दशक तक एक मुद्रित पुस्तक की कीमत रोटी के एक टुकड़े के बराबर हो गई थी। ज्ञान एक विलासिता की वस्तु से एक आवश्यक वस्तु में बदल गया। जैसे ही किताबों ने बाजार में बाढ़ ला दी, साक्षरता दर अपनी धीमी ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ने की क्षमता अब केवल पादरियों का विशेष अधिकार नहीं रह गई थी। यह व्यापारी, कारीगर और अंततः नागरिक के लिए एक आवश्यकता बन गई। इसने दुनिया में एक नई शक्ति पैदा की, जनमत। शासक अब अपनी प्रजा के विचारों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी प्रजा अब सूचित थी। जोहान गुटेनबर्ग की मृत्यु 1468 में हुई, काफी हद तक गुमनामी में और आर्थिक रूप से बर्बाद होकर। उन्हें एक ऐसे चर्च में दफनाया गया जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया। उनकी कब्र समय के साथ खो गई है, लेकिन उनका स्मारक हमारे चारों ओर हर जगह है। सुधार, ज्ञानोदय, औद्योगिक क्रांति, ये सभी सीसा, टिन और तेल के उस पहले मिश्रण से निकले थे। हम उस दुनिया में रहते हैं जिसे गुटेनबर्ग ने छापा था।